औरतों की जुबान पर लगाम लगाने वाला परिवार। शहर के एक बड़े मैरिज हॉल में रोशनी की चकाचौंध के बीच धूमधाम से एक शादी का फंक्शन हो रहा है। शादी में शहर के एक बड़े कारोबारी धर्मपाल मेहता भी अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। घर के सारे मर्द जहां सबसे घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, वहीं घर की औरतें घबराई हुई सी एक कोने में चुपचाप खड़ी हैं। अरे आप लोग यहाँ कोने में चुपचाप क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, सभी महिलाएं वाला आज गा रही हैं, आप लोग भी आइए हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम जाओ, मेहमानों का ध्यान रखो, हम लोग यहाँ बिल्कुल ठीक है। बहू तुम तो चलो बेटा, देखो तुम्हारी उम्र की बहुएं बेटियां सब कितना एंजॉय कर रही हैं और तुम यहाँ खड़ी हो। चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। नहीं चाची जी, मैं यही ठीक हूँ। महिमा बहन, तुमने तो अपनी बहू पर काफी लगाम कस कर रखी हुई है। देखो, जहाँ बाकी सब हंसी मजाक कर रही है और ये बेचारी तुम लोगों के साथ कोने में दुपक कर खड़ी है। नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल मुझे ही ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है ना, इसलिए। दादी जी, मम्मी तो हमेशा ऐसे ही चुप रहती है, दादाजी को पसंद नहीं है ना ज्यादा बोलना। अच्छा हाँ, और सिर्फ मम्मी नहीं, बड़ी दादी दादी और बुआ भी ज्यादा नहीं बोलते, ज्यादा दादी जी कहते हैं। जितना दादाजी कहते हैं बस उतनी ही बातें करते हैं। अच्छा, लेकिन क्यों ऐसा? दादाजी को ज्यादा बात करना पसंद क्यों नहीं है? हाँ बताओ बेटा, इसलिए ये सब इतनी चुप नजर आ रही है ना? अरे आप भी किससे बात करने लगी हैं? ये तो बच्ची है बेचारी, भला इसे घर की बातों की क्या ही समझ है, जो मुंह में आता है कह देती है। आप झूठ क्यों बोल रही हो बड़ी दादी जी? बड़े दादाजी कहते हैं ना कि घर की औरतों को अपनी जुबान पर लगाम रखना चाहिए, तभी गृहस्थी अच्छे से चलती है, वरना औरतें तो झगड़े पर उतर आती हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? बहन जी, हम तो आपके परिवार को एक आदर्श परिवार समझते थे। हाँ, और आपके घर के मर्द औरतों के बारे में ऐसा सोचते हैं, हमें तो अंदाजा भी नहीं था। अरे भाई, आप भी किसकी बातें सुन रही हैं? इससे भला किस बात की समझ है? घर में एक आध बार कोई बात सुन ली और बस दिमाग में डाल ली। और नहीं तो क्या, आप तो हमारे परिवार को जानती ही है, शहर का कितना रसूखदार परिवार है हमारा, कितना नाम है हमारे परिवार का। हाँ हाँ ठीक है बेटा, छोड़ो, चलो वरमाला की रस्म शुरू हो रही है, हम सब स्टेज के पास चलते हैं। गीता देवी, महिमा जी, रागिनी और सरिता स्टेज के पास आती हैं और वहां भी चुपचाप खड़ी रहती हैं, जबकि बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक आपस में हंसते और मस्ती करते हुए कपल को देखकर निहारिका कहती है, मम्मी ये अंकल आंटी भी तो आपके और पापा की तरह ही है, लेकिन ये लोग कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। हाँ बेटा, आप और पापा ऐसा क्यों नहीं करते हो? आप क्यों आपस में बात नहीं करते हो? बेटा बात करने देंगे तब करेंगे ना। तुम्हारी मम्मी तो बेचारी चाहती है बात करना, लेकिन तुम्हारे पापा को तुमने देखा है ना, कभी मम्मी से बात करते हो? सही बात है बुआ जी, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स के मम्मी पापा भी एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। हमारे यहाँ तो आप सब भी हमेशा चुप ही रहती हो। चुप हो जाओ निहारिका, कब से बोली जा रही हो? बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, जितना बोलने के लिए कहा जाए बस उतना ही बोला करो। लेकिन ऐसा क्यों मम्मी? मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों, तुम बस अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा करो। तुम जानती हो ना कि बड़े दादाजी घर में क्या करते हैं। फिर तुम भी चुप रहा करो सरिता, तुम्हारे दादाजी सुन लेंगे तो अभी चिल्लाने लगेंगे और अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर देंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। सरिता तुम्हें इसे समझना चाहिए, तो उल्टा तुम इसे भड़का रही हो। तुम्हें तो पता है ना कि ये तो बच्ची है, यहाँ सबके सामने कुछ भी बोल देगी तो बात कितनी बढ़ जाएगी। तीनों महिलाएं निहारिका और सरिता को समझा रही होती हैं कि तभी राघव और माधव वहां आकर धीमी आवाज में गुस्से से कहते हैं, हम लोग तब से देख रहे हैं, तुम लोगों का मुंह चलता ही जा रहा है। क्या दिखाना चाहती हो तुम लोग? लोगों को अपनी आवाज सुनाना चाहती हो क्या? वो हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो बस निहारिका को समझा रहे हैं। अच्छा, समझाने का भी एक ढंग होता है, ये ऊंची आवाज में समझाया नहीं जाता, और अपनी आवाज नीची रखो। यूं 10 लोगों को अपनी आवाज सुनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखा करो, समझी? इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और रागिनी कहती है, जुबान पर लगाम ही तो लगा कर रखते हैं हमेशा, तब से और क्या कर रहे हैं? बुद्ध बनकर ही तो खड़े हैं ना यहाँ। कुछ देर बाद खाना होता है और उसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सब डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। घर की सारी महिलाएं किचन में काम कर रही हैं और टीवी पर कोई डिबेट चल रही है। तभी किचन में गीता जी से स्टील का गिलास गिर जाता है और दादाजी गुस्से से झपटते हुए कहते हैं, अरे ये किस बात का शोर हो रहा है?
समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को? अरे सुबह सुबह दिमाग खराब करना जरूरी है क्या? माफ करना, गलती से हो गया। बस गलती से हो गया। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? ध्यान से काम करोगे तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी, समझी? मम्मी से गलती से हो गया है बाबूजी, जानबूझकर नहीं गिराया उन्होंने। जब उन्होंने कह दिया है तो फिर तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या है? अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखा करो, समझी? मैंने तो कब से अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखी हुई है बाबूजी। काश मैंने उस वक्त अपनी जुबान पर लगाम लगा ली होती ना, तो आज मुझे यूं घुट घुट कर जीना नहीं पड़ता। कमला की बात सुनकर महिमा और रागिनी उसे धीमी आवाज में समझाती हैं। बस करो कमला, बात को मत बढ़ाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ बुआ जी, प्लीज आप शांत हो जाइए। महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें हमेशा चुप रहने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी गृहस्थी बची रहे। लेकिन दोस्तों, ये गलत बात है। इससे घर तो नहीं बसेगा, लेकिन मन में डर जरूर बस जाएगा। अरे बस ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो केवल मुंह चला सकती हैं, इनसे घर नहीं चल सकता। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत हो गई है जो बस बोलना जानती हो। मैंने तो जानबूझ के सिया की डिबेट लगाई थी, मुझे क्या पता था कि ऐसी डिबेट आ जाएगी। दादाजी को तो सिया से नफरत है, अभी बात करूंगा तो बात पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। कुछ देर में नाश्ता लगता है और सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आते हैं। औरतें चुपचाप खाती हैं, लेकिन मर्द रोज की तरह खाने में कमियां निकालते हैं। पराठे करने वाला मुंह में डालते ही राघव कहते हैं, अरे ये कैसा पराठा बनाया है आज? नमक के अलावा और कोई भी स्वाद नहीं है इसमें। आलू के पराठे में नमक ज्यादा डाल दिया और चटनी में नमक ही नहीं है, हद है भाई। अरे इस घर की औरतों को आज तक ढंग का खाना बनाना नहीं आया है। पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है, शायद हमारा नसीब ही खराब है। इतनी बातें सुनकर भी महिलाएं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें इतनी भी इजाजत नहीं होती। वो चुपचाप मुंह नीचे करके सबकी बातें सुनते हुए खाना खाती हैं। नाश्ते के बाद सरिता करण से कहती है, भैया आज आप मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे प्लीज? मुझे बहुत देर हो गई है आज। देर कब नहीं होती है तुझे? ठीक है, तैयार होकर राजा, मैं छोड़ दूंगा। सरिता को कॉलेज में छोड़कर करण सिया से मिलने चला जाता है। सिया और करण 3 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। सिया से मिलकर करण कहता है, सिया आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में हमारे रिश्ते की बात करूंगा। अच्छा, फिर की तुमने बात? कहाँ कर पाया, सुबह टीवी पर तुम्हारी डिबेट का प्रोग्राम देखकर तो दादाजी एकदम से भड़क गए। क्यों, ऐसा क्या था उस डिबेट में? बल्कि आज का टॉपिक तो काफी अच्छा था। हाँ, लेकिन दादाजी गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि कितना बोलती है ये लड़की। अजीब बात है, लोग तो मुझे मेरी बातों की वजह से ही अप्रिशिएट करते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दादाजी को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा। आखिर क्यों? देखो सिया, ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी और पापा जरा कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं। सिया, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो ना कारण। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये कैसे सवाल है करण? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना। बोलो क्या बात है? वो सिया, हम दोनों ना मंदिर में शादी कर लेते हैं। हम तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे। ऐसा क्यों करण? तुम मंदिर में शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? अपने घर में कुछ नहीं बताओगे क्या? वो सिया देखो, तुम्हारे प्रोफेशन के कारण मेरे घर के मर्द कभी हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। एक बार शादी हो जाए तो बाद में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कौन सी बात हुई करण? अब अच्छा लगे चाहे बुरा, हमारे पास बस ये एक ही रास्ता है। हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना हमें अलग होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है करण, मैं ये अकेले फैसला नहीं कर सकती। मुझे अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करनी होगी। हाँ बिल्कुल, तुम अपने मम्मी पापा को बताओ, फिर देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। सिया परेशान हो जाती है और अपने घर आकर अपने मम्मी पापा से इस बारे में सलाह मशवरा करती है। दीपा और सुरेश जी को पूरी बात समझाकर सिया कहती है, अब आप लोग ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बेटा तुम खुद इस बात का फैसला करो, हमें तुम और तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। बेटा तुम जो फैसला करोगी सही करोगी, हम तुम्हारे फैसले के साथ हैं। पहले भी हमने तुम्हारा साथ दिया था और अब भी देंगे। पापा मम्मी, मुझे करण के परिवार वालों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं वहाँ कैसे रहूंगी, लेकिन मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ।
तो फिर ठीक है, तुम लोग करण जैसे कह रहा है वैसा ही करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिया चहकते हुए करण को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। करण, मेरे मम्मी पापा ने तो हाँ कर दी है, बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कल ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। अरे ग्रेट, ठीक है, तो फिर मैं सारी व्यवस्था करता हूँ, तुम ठीक समय पर अंकल आंटी के साथ मंदिर आ जाना। अगले दिन सिया दुल्हन की तरह सजकर अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर आती है, जहाँ करण पूरी तैयारियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। पंडित जी पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाते हैं। हमेशा खुश रहो बेटा। करण, अब हमारी सिया को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। करण, तुम दोनों की शादी ऐसे हालात में हो रही है कि अब तुम्हें सिया का ज्यादा ध्यान रखना होगा। अंकल आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, फिक्र मत कीजिए, मैं सिया को हमेशा खुश रखूंगा। सिया और करण घर आने के लिए रवाना हो जाते हैं। दोपहर के समय होता है, निवास के सामने गाड़ी रुकती है और उसकी आवाज से सब सोच में पड़ जाते हैं। अरे इस समय कौन आ गया? कोई आने वाला था क्या? नहीं तो आज तो कोई नहीं आने वाला था पापा, हो सकता है शायद कोई गेस्ट होंगे। हाँ, शायद कोई गलती से आ गया होगा, देखते हैं। सब वापस आकर हॉल में बैठ जाते हैं और तभी दरवाजे की बेल बजती है और घर में काम करने वाला मुरली दरवाजा खोलता है। सामने करण और दुल्हन की तरह सजी सिया को देखकर वो हैरान रह जाता है। अंदर से धर्मपाल जी की कड़कती आवाज आती है। अरे कौन आया है मुरली? कौन है दरवाजे पर? जी वो करण भैया आए हैं बाबूजी। अरे तो मेहमान बनकर दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अंदर क्यों नहीं आ रहा है? जी वो ये जीजी वो क्या लगा कर रखा हुआ है? सीधे से बताता क्यों नहीं है? हाथ में ही देखता हूँ। माधव दरवाजे पर आता है और दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में सजे करण और सिया को देखकर वो भी हैरान रह जाता है और तुरंत अंदर जाकर सबको बुलाकर लाता है। उसे देखकर राघव गुस्से से लाल होते हुए कहते हैं, ये क्या हुलिया बनाकर रखा है तुमने? तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ कर रखा है? अरे क्या मांझ रहा है ये? अरे ये तुम दूल्हा दुल्हन की तरह क्यों आए हो? ये सिया है दादाजी, और मैंने और सिया ने शादी कर ली है। एक मिनट, अरे ये तो वही टीवी वाली लड़की है जो उस दिन महिलाओं के बोलने की तरफदारी कर रही थी। तुमने इससे शादी कर ली? हाँ दादाजी, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ। दादाजी मुझे पता था कि आप लोग इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने चुपचाप से शादी कर ली। तुमने चुपचाप से शादी कर ली? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचा तक नहीं? शर्म नहीं आती तुम्हें? करण और सिया अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़े थे और उनके सामने खड़े धर्मपाल जी, राघव और माधव उनसे सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। सिया सबकी बातें सिर झुकाकर सुन रही थी। घर की सभी महिलाएं पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। तभी भी दादी जी हिम्मत जुटाकर कहती हैं, देखो, अब जो हुआ सो हुआ, शादी तो हो ही गई है ना। अब यूं घर के बाहर तमाशा लगाने का क्या ही मतलब है। वो अब इस घर की बहू है, उसे गृह प्रवेश करके अंदर आने दो। अरे ठीक है, लेकिन तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारी 2 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। पहली ये कि इस घर की औरतें ज्यादा बात नहीं करती हैं और ऊंची आवाज में तो बिल्कुल नहीं बोलती। जी। और घर की बातें कभी बाहर नहीं करती हैं, ना ही घर के हर मामले में दखल अंदाजी करती हैं। हमें संस्कारी लड़कियां पसंद हैं। हमारे घर की औरतें कोई भी मसला हो, चाहे वो घरेलू हो या कारोबार से जुड़ा हो, किसी भी मामले में बहसबाजी नहीं करती। तुम्हें भी अपनी जबान पर लगाम लगा कर रखनी होगी। ये सब सुनकर सिया को काफी अजीब सा लगता है। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर करण उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह गृह प्रवेश करके सिया घर के अंदर आती है। रागिनी उसे उसके कमरे में छोड़ने आती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहती है, सिया, मैंने तुम्हें कई बार टीवी में देखा है। तुम तो कितनी पढ़ी लिखी और कॉन्फिडेंट लड़की हो। तुम क्यों ऐसे घर में आ गई? क्या बात है भाभी, आप खोलकर बताइए ना मुझे। हम तो यहाँ घुट घुट कर मर रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही मरना है क्या यहाँ? मतलब भाभी, अभी नीचे तुम्हें इतनी सारी बात कही गई, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया क्या? यहाँ औरतों को अपने मन से कुछ भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ वही बोलना है जो इस घर के मर्द चाहेंगे। सिया चुपचाप सुनती रहती है। ये सब उसके लिए एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके घर के और यहाँ के माहौल में काफी फर्क था। दिन भर सोचने के बाद वो रात को करण से इस बारे में बात करती है। करण, तुमने मुझे दादाजी के स्वभाव के बारे में आइडिया दिया था, लेकिन वो तो इससे भी ज्यादा कड़क निकले। मैं तो उनकी बातों से हैरान रह गई।
हाँ सिया, वो ऐसे ही है, अब क्या किया जा सकता है, तुम इतना मत सोचो। करण, मुझे तो लगा था कि वो केवल घर की बहुओं के मामले में स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो तो सभी औरतों को एक जैसा ट्रीट करते हैं। बुआ जी, सरिता और निहारिका भी कितनी सहमी सी खड़ी थी, जबकि वो तो इस घर की बेटियां हैं। तुम सही कह रही हो सिया, बहू या बेटी सबके लिए समान ही सोच है उनकी। क्या दादाजी हमेशा से ही ऐसे ही थे करण? ऐसे ही चिल्लाना, गुस्सा होना और औरतों के मामले में इतनी कठोरता दिखाना कि उनसे बोलने का हक ही छीन लिया उन्होंने? नहीं सिया, दादाजी हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि मम्मी और दादी जी तो कहती हैं कि वो बहुत अच्छे थे, पूरा गांव उन्हें बहुत मानता था। अच्छा, फिर ऐसा क्या हो गया करण? हाँ सिया, उस समय हम गांव में रहते थे और दादाजी को गांव का सबसे अच्छा और समझदार इंसान माना जाता था, लेकिन क्या करण, आगे बताओ ना मुझे, प्लीज, मुझे जानना है सब। लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद उनकी सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल गई सिया। मुझे बताओ करण, मुझे सुनना है। मैं जानना चाहती हूँ कि दादाजी के कठोर होने के पीछे आखिर क्या वजह है। ये उस समय की बात है जब पापा और बुआ की शादी नहीं हुई थी। दादाजी की सोच जमाने से कहीं आगे थी। वो तो लड़कियों के पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने पर जोर देते थे। हाँ करण, ऐसे थे दादाजी? हाँ चलो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। दोस्तों, हमारी बेटियां भी हमारा भविष्य बन सकती हैं। आजकल बेटियों को पढ़ा लिखा कर हम उन्हें मजबूत बना सकते हैं। हमें उन्हें अपनी बात खुलकर कहने का मौका देना चाहिए। अरे भाई, कलेक्टर बनाना है क्या लड़कियों को पढ़ा लिखा कर? आगे चूल्हा चौका ही सबसे जरूरी काम है लड़कियों के लिए, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। हमें मत सिखाओ तुम। मुझे पता है कि तुम सबकी सोच नहीं बदलेगी, लेकिन मैं तो अपनी कमला को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि वो खुलकर अपने विचार रख सके, अपनी बात बोल सके। धर्मपाल जी गांव के खिलाफ जाकर कमला को शहर भेजकर खूब पढ़ाते हैं। नियत समय पर कमला की शादी होती है और वो ससुराल आ जाती है, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही कमला के ऊपर गलत इल्जाम लगने लगते हैं। अरे बदचलन है तुम्हारी बेटी, इसे अपने पास ही रखो, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। इसकी जुबान जरा ही चलती है। हमने तो आज तक अपने बेटे को कुछ नहीं कहा, ये तो उससे लड़ाई तक कर लेती है। चक्कर चल रहा है इसका किसी के साथ। बाबूजी, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, मुझ पर लांछन लगा रहे हैं कि मेरा किसी के साथ संबंध है। आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं ना, मैं ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। हाँ बेटा, तुम सही हो, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं गलत बात का विरोध करती हूँ ना, इसलिए ऐसा कह रही हूँ बाबूजी। लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी बाबूजी। मेरे चरित्र पर जितने छींटे उड़ाए हैं, मैं उन सब का हिसाब लूंगी। मैं पंचायत में जाऊंगी। कुछ दिन बाद गांव में पंचायत बैठती है और कमला बेबाकी से खुलकर अपने विचार रखती है और ससुराल वालों को खूब खरी खोटी सुनाती है। नतीजा तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन ये देखकर गांव वाले लड़के वालों की बजाय कमला के लिए बातें बनाकर धर्मपाल को सुनाते हैं। अरे भाई देखा धर्मपाल, पंचों के सामने तुम्हारी बेटी कैसे जुबान चला रही थी, ऐसे ही ससुराल में भी इसकी जुबान कैंची की तरह चलती होगी। अरे देख लिया, पढ़ाई लिखाई करके इसने सिर्फ मुंह चलाना सीखा है शायद। कौन से ससुराल वाले बर्दाश्त करेंगे ऐसी लड़की को? और पढ़ाओ लड़की को। अरे अच्छा है हमने तुम्हारे कहने पर अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, तभी तो उनकी जुबान पर लगाम है, वरना वो भी ऐसे ही कमला की तरह मायके में आकर बैठ जाती। कमला बुआ के पति ने ना तो उन्हें डिवोर्स दिया और ना ही अपने घर में रखा। तब से वो यहीं पर है। दादाजी को यही लगने लगा कि ये सब कमला बुआ के जबान चलाने के कारण हुआ है। अच्छा, तो इसलिए वो ऐसे हैं? हाँ, और तभी से उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब वो कभी अपने घर की किसी औरत को ज्यादा बोलने नहीं देंगे, ताकि और किसी का घर न टूटे। लेकिन करण, जब उन्होंने एक बार अपनी बेटी को जमाने के खिलाफ जाकर इतना बड़ा मौका दिया, तो उसकी बात को समझने की कोशिश तो करना चाहिए था ना। अब सो जाओ सिया, इस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। अगले दिन सिया की पहली रसोई की रस्म होती है और वो सबके लिए बाकी खाने के साथ साथ खीर भी बनाती है। घर के सब मर्द खा रहे होते हैं तो सिया उनसे चहक कर पूछती है, खीर कैसी बनी है दादाजी? बताइए ना दादाजी, चखिए तो सही। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम बहू? कल तुम्हें बताया था ना कि यहाँ ऊंची आवाज में और ज्यादा बात करना मना है। समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? दादाजी, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। मुझे करण ने सब बताया हुआ था, लेकिन आपने अगर गांव वालों के खिलाफ जाकर कमला बुआ को पढ़ाया लिखाया, तो फिर थोड़ा तो उनके ऊपर विश्वास करना था ना। उनकी बात भी तो सुननी चाहिए थी आपको। तुम्हें किसने कहा इस मामले में दखल अंदाजी करने को? है, अपनी हद में रहो तुम। अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हो तुम।
क्या आपको अभी भी यही लगता है कि कमला बुआ ऐसी हरकत कर सकती है? आपको अपनी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था दादाजी? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? कल तुम्हें समझाया था ना, समझ में नहीं आया तुम्हारे? करण, शायद हमारी बात इसे समझ में नहीं आई है, तो ही इसे अच्छे से समझा देना। लेकिन बाबूजी सुने तो। अरे बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। यहाँ सबको अपनी गलती की सजा जरूर मिलती है, तुम्हें भी इस बात की जरूर सजा मिलेगी। धर्मपाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और खाने की थाली उठाकर फेंक देते हैं। घर की बाकी औरतें घबराई हुई सी बुत बनकर खड़ी रह जाती हैं। कमला आगे बढ़कर कहती है, इस घर के लोगों की सारी तकलीफों की जड़ मैं ही हूँ। मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैं ही बुरी हूँ। हाँ, तुम हो ही बुरी। अरे समझ जाओ इस बात को, तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब। कमला रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और धर्मपाल जी गुस्से से लाल होते हुए सिया से कहते हैं, तुमने जबान चलाकर जो गलती की है उसके लिए तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। हम तुम्हें सजा देते हैं कि तुम अपने माँ बाप से बात नहीं करोगी और घर के सारे काम करोगी। हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन मैं भी इस घर में ये अत्याचार नहीं होने दूंगी। आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपसे बड़ी जिद्दी हूँ। मैं भी घर के पूरे काम करूंगी और मम्मी पापा से भी कोई बात नहीं करूंगी। और कुछ दिन सिया सजा के तौर पर घर के सारे काम करती है। धर्मपाल जी उससे उसका फोन भी छीन लेते हैं, जिससे वो अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पाती। लेकिन काम की अधिकता से वो अब थकने लगती है और करण से कहती है, करण तुम दादाजी से बात करो ना, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो ना। देख रहा हूँ सिया, लेकिन तुम्हें भी तो सोच समझकर कदम उठाना चाहिए था ना। क्यों इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार कर लिया तुमने? फिर भी ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं दादाजी से बात करता हूँ। करण धर्मपाल जी से इस बारे में बात करता है और उनका कड़वा जवाब सुनकर चुप हो जाता है। दादाजी, अब सिया को माफ कर दीजिए ना। घर के सारे काम करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, ऊपर से आपने उसका फोन भी रख लिया है। अरे तुम उसकी वकालत मत करो करण, उसे उसके लिए किए की सजा ही मिल रही है ये। और लानत है तुम पर कि तुमने अपनी बीवी नहीं संभाली गई। अरे उसकी बेलगाम जबान पर लगाम लगाना नहीं आया तुम्हें। धर्मपाल जी करण की बात नहीं सुनते। 2 दिन बाद सिया महिमा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी मुझसे अब ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। मुझे अपने मम्मी पापा से बात करनी है, वो भी परेशान हो रहे होंगे। आप कुछ करिए ना। ठीक है बेटा, फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करती हूँ। तुम करण के फोन से अपनी मम्मी पापा को फोन कर लेना। वैसे तो ये चीटिंग होगी मम्मी जी, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। वो लोग मुझे फोन ट्राई कर रहे होंगे और परेशान हो जाएंगे। सिया करण के फोन से अपने मम्मी पापा को फोन लगाती है, लेकिन उसके कमरे के पास गुजरते ही धर्मपाल जी सुन लेते हैं। अपने मम्मी पापा से बात कर रही हो? शायद हार गई हो तुम। अब तो तुम्हारी ये सजा है कि तुम सबके कपड़े भी धोगी। तुम अब पूरे 2 दिन मुंह पर कपड़ा बांध कर घूमोगी ताकि तुम्हारी जुबान को थोड़ा आराम मिल सके। सिया को मुंह पर कपड़ा बांधकर अपनी जुबान को लगाम देने की सजा मिलती है। महिमा से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो राघव से इस बारे में बात करके उन्हें सिया की परेशानी बताती है। आप बाबूजी को समझाइए ना। सिया रसोई में अकेले काम करके थक जाती है बेचारी, फिर उसके मम्मी पापा से भी उसकी बात नहीं करवाई जा रही है। बच्ची है बेचारी, मुंह पर कपड़ा बांध कर घूमना पड़ रहा है बेचारी को। अरे बच्ची नहीं है वो, पहले ही सब समझाया था ना उसे। अब भुगते खुद और उसकी तरफदारी कर रही हो ना। तो सुन लो, कल से घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। सारा काम तुम दोनों सास बहू करोगी, यही तुम्हारी भी सजा है। सारी काम वालियां हटा दी जाती हैं और अब तो महिमा को भी सिया के साथ काम करना पड़ता है। माफ करना मम्मी जी, मेरी वजह से आपको भी काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन की बात है। एक बार उनका गुस्सा उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमजोरी के कारण 2 दिन में ही महिमा की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर महिमा का चेकअप करती है और कहती हैं, ये काफी कमजोर है, इसके लिए तो दवाई दे देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी घुटन से भरे माहौल में रह रही हैं। कोई तनाव है इन्हें और इन्हें इससे बाहर निकालने की जरूरत है, वरना इनकी जान को खतरा है। अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देखकर करण और माधव दुखी हो जाते हैं। वो एक दूसरे से इस बारे में बात करते हुए कहते हैं, माँ की हालत इतनी खराब हो जाएगी सोचा नहीं था। करण, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमने कभी माँ के बारे में सोचा ही नहीं। अब हमें माँ का खूब ध्यान रखना होगा। हाँ भैया, नहीं तो हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। फिर जिंदगी भर इसी पछतावे की आग में जलते रहेंगे कि हमने माँ के लिए कुछ किया क्यों नहीं। करण और माधव महिमा का खूब ध्यान रखते हैं और उनकी तबीयत में सुधार थोड़ा आ जाता है। एक दिन धर्मपाल के पास कोई मिलने आता है और उनके जाते ही वो सब पर बरसने लगते हैं।
अरे निहारिका कहाँ है? बुलाओ उसे, अभी के अभी बुलाओ। क्या हुआ दादाजी, निहारिका ने कुछ किया क्या? क्या हुआ है पूछ रही हो? अरे तुम्हारी लड़की ने समाज में मेरी नाक काट दी। उस दिन शादी में उस बड़बोली ने मेरी खूब बुराई की थी ना, कि मैं घर की औरतों पर जुल्म करता हूँ, उन्हें बोलने नहीं देता। बच्ची है बेचारी, इसे हमने समझाया था तो समझ गई थी। अब तो कितनी पुरानी बात हो गई है, माफ भी कर दीजिए। इसे और माफ कर दूं? अरे मैं तो इसे सजा देने वाला हूँ, इसके मुंह पर पट्टी लगाकर, ताकि ज्यादा बोलना हमेशा के लिए भूल जाए। इसके बाद इसे ये सजा हमेशा याद रहेगी और इसकी जुबान पर लगाम रहेगी। ये कैसी सजा है दादाजी? मेरी फूल सी बच्ची है बेचारी, उसके साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। समझाया होता तो कब के समझा चुकी होती। और अब इसके साथ तुम भी सजा भुगतोगी। तुम्हारे मुंह पर भी पट्टी बनेगी और तुम कड़ी धूप में छत पर बैठकर पापड़ बनाओगी। ये तो सही नहीं है दादाजी, इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं आप? हाँ, दे रहा हूँ, ताकि आगे इस तरह की गलती ना हो, और जब तुम्हारी सजा चलेगी तब तुम्हारी बेटी को देख नहीं पाओगी। ऐसा मत कीजिए, बेचारी बच्ची का तो सोचिए, दोनों बीमार पड़ जाएंगी। इसी तरह महिमा और सिया भी समझाती हैं, लेकिन समझने के बजाय धर्मपाल जी उन्हें भी सजा सुना देते हैं। तो अब तुम सब सारी औरतें तरफदारी पर उतर आई हो ना, तो अब तुम सब सजा भुगतोगी। जाओ, रागिनी के साथ छत पर पापड़ बनाओ। धर्मपाल के कहने पर निहारिका और रागिनी के मुंह पर भी पट्टी बांध दी जाती है। निहारिका को एक कमरे में बंद करके रागिनी और बाकी सबको छत पर पापड़ बनाने के लिए जाना पड़ता है। कड़ी धूप में सबकी हालत खराब हो जाती है। पता नहीं हमें और कितना भुगतना पड़ेगा, कब इस नरक जैसे जीवन से छुटकारा मिलेगा हमें। छोटी सी बच्ची का भी नहीं सोचा, कैसी हालत कर दी बेचारे की। कुछ तो करना ही होगा, हम कब तक ऐसे रहेंगे? मैं चुपके से जाकर निहारिका को देख कर आती हूँ। सिया चुपचाप सिया को देखने जाती है। मुरली उसके कमरे के बाहर पहरेदार बनकर खड़ा होता है। सिया पलटती है, तब मुरली उसे देख लेता है और कहता है, निहारिका, बेबी की तबीयत खराब हो रही है। भाभी जी, मैं ठहरा नौकर आदमी, लेकिन आप तो खुद कीजिए। मैंने बेबी को चुपके से पट्टी हटाकर पानी पिलाया था, लेकिन भूखी है वो बेचारी। सुनकर सिया परेशान हो जाती है, लेकिन रागिनी के सामने कुछ नहीं कहती। उसे इस बात की तसल्ली होती है कि मुरली निहारिका को पानी तो दे रहा था, वरना गर्मी में उसकी हालत और खराब हो जाती। सिया कमला से पूछती है, बाबूजी, आपने कभी अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आप तो सही थे ना, फिर भी कोई तो प्रूफ होगा ना आपकी बेगुनाही का। बाबूजी ने मेरी बात की कहाँ ही सुनी कि मैं अपनी सफाई दे पाऊं। वैसे मेरे पास सबूत के तौर पर बस मेरे ससुराल में पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली माया है, जो सबको सच बता सकती है। इधर निहारिका की तबीयत खराब होती जाती है और रागिनी का बेटा शुभम अपनी माँ और छोटी बहन की हालत देखकर परेशान होकर रोने लगता है। शुभम धर्मपाल जी का चहेता था। उसे रोता देखकर धर्मपाल जी उसे पुचकारते हुए पूछते हैं, अरे क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? किसने परेशान किया? बताओ, हम उसको खूब मारेंगे। आपने ही परेशान किया है मुझे बड़े दादाजी। अरे वो कैसे बेटा? आप मुझे मेरी मम्मी से मिलने नहीं दे रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, और मेरी छोटी बहन को भी आपने कितनी बुरी सजा दी है। आप सब बहुत बुरे लोग हैं। हमें स्कूल में बताया है कि ऐसे लोग बहुत खराब होते हैं जो दूसरों को परेशान करके खुश रहते हैं। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। शुभम की बात सुनकर सभी मर्दों का सिर शर्म से झुक जाता है। धर्मपाल तुरंत निहारिका और रागिनी के मुंह से पट्टी हटवाता है। इधर किसी तरह घर वालों से बचकर कमला सिया को अपनी पड़ोसन माया के घर लेकर जाती है। माया सिया को सारी हकीकत बताती है और सिया उसे लेकर मेहता निवास में आती है। दादाजी, ये माया बुआ है, कमला बुआ के ससुराल में उनके पड़ोस में रहती हैं। ये आपको अपने मुंह से सारी हकीकत बताएगी। बाबूजी, कमला की कोई गलती नहीं है, फिर भी बेचारी ने इतने साल सजा भुगती है। इसका पति ही नालायक था, कितनी तो औरतों को फंसा कर रखा था उसने। अरे क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ बाबूजी। कमला को उसका पति शराब पीकर खूब परेशान करता था, मारता था, पीटता था। पूरे मोहल्ले को पता है ये बात, लेकिन उस नीच के डर से कोई सामने नहीं आया बताने को। मैं भी अपने बच्चों का सोचकर डर गई थी। कमला, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
सच में गलती हो गई है बाबूजी हम सबसे। बेचारी कमला का पक्ष लेने वाला कोई नहीं था और उसने खुद का पक्ष लेते हुए अपनी बात कही तो आपने ही उसकी जुबान बंद कर दी। सबकी आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। सिया कहती है, आपको बस कमला बुआ की जुबान दिखाई थी, उनका दर्द नहीं दिखा। आप कहते हैं कि औरतों की जुबान चलाने से परिवार खराब होता है, लेकिन कमला बुआ का कौन सा परिवार था, उनका तो सब कुछ छिन गया था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने रास्ते से भटक गया था। अब मैं फिर से वही 30 साल पहले वाला धर्मपाल बनूंगा और औरतों की शिक्षा के लिए काम करूंगा ताकि वो अपना पक्ष खुलकर रख सके।